लोगों के जो सवाल है, लोगों के मन में जो संवेदना है, उस संवेदना को सरकार तक पहुंचाना, सरकार को भी कोई विशेष बात में कहना होगा, सुझाव देना होगा तो देना। मैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हूं तो फिर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें भी एक सेतु के नाते काम करना, यह भी एक इसमें से आता है। और मुझे लगता है कि जो भी मैंने किया उसमें केवल एक छोटी सी बात मैंने की कि मुझे पूछा गया था जब मैंने शपथ लिया उस समय पर कि क्या आप जनता दरबार लगाएंगे क्या। पत्रकार थे तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुला रखूंगा। और उसका परिणाम ये हो गया कि मुझे लगभग एक साल में 5,600 लोग यहां मिलने के लिए आए। 44,000 पत्र अपनी कोई वेदना बताता है, कोई सुझाव देता है। या मैं भी उत्तर प्रदेश में बहुत घूमा। कभी कभी लोग कहते भी है भाई पहले कोई राज्यपाल इतना नहीं घूमा, लेकिन मुझे काम करने का एक आनंद आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा है। कुछ लोगों को ईर्ष्या हो, इतना अच्छा है। 82 मेरा चल रहा है, तो सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठता हूँ, रात को 11 साढ़े 12 बजे तक काम करता हूँ। दोपहर को भोजन के बाद विश्राम वगैरह करने की आदत भी नहीं है, तो काम का आनंद है मुझे। और काम जितना करो उतना होता रहता है। इसके कारण एक चित्र बन गया है। संवेदनशील होना जनता के प्रति मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक होता है। और वो मैं जब से राजनीति में हूं और राजनीति के बाद भी मैं 78 में 1978 में पहले विधायक बना। 3 बार मैं मुंबई से विधायक था, उसी क्षेत्र से 5 बार मैं सांसद भी था। ऐसा भाग्य मुंबई में अब तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ काम करना, यही मेरा काम हो गया है। और मुंबई में उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 25% उत्तर भारतीय है। तो मैं जहां भी जाता हूं वो कहाँ ना कहाँ मिला हुआ होता है या कहता भी है कि मैं आपको मिला था, हमने आपको वोट दिया है। तो एक जनसंपर्क भी है, आनंद है। कहीं ना कहीं हम जो दर्शक इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, राज्यपाल या जो अब नहीं बोलूंगा मैं, जो महामहिम जिनको कहा जाता है पूरे देश भर में, इस पद को लोग हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा औपचारिकता पूर्ण ज्यादा लेते थे। लेकिन जैसे राम नाईक साहब को आप सुन रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इस बाय बुक्स से चलना, जो सिर्फ लोगों को बोला जाता है, सिखाया जाता है, उस पर चलना लोगों ने सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन तो दिखता है या उसके बाद कभी नहीं दिखा। लेकिन राम नाईक साहब की भूमिका ऐसी रही यहाँ पे कि वो चीज हमें देखने को भी मिल रही है। राम नाईक साहब से हमारी बातचीत जारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। Tela batela noli basecho camino dino idasi lagesho Tela batela noli basecho camilo dino udasi lagecho Tela patela noli basecho camilo dino udasi lagecho Gela patela noli basecho Gela patela noli basecho camilo dino Bye, sir. Camilo Dino Udasila. Can't find my passport. Julia, where's my bag? Where did you leave the bag? I had my passport in the bag and I can't find it. Camilo Dino Udasila. Thank you. Oh, take this, please. No, sir. My pleasure. Gela patela nyoli batecho Camino dino udasi lagesho I dedicate this song to Mohan uncle. शुक्रिया मोहन जी, बहुत खूब। हम अपने मेहमानों से अच्छा व्यवहार करते हैं यहाँ और उसकी गूंज सुनाई देती है वहाँ।
आइए देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। उत्तर प्रदेश असीम क्षमताओं का प्रदेश, विदेशी सैलानियों का तीसरा सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। आज देश के अग्रणी पर्यटन प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केवल वर्ष 2014 में ही उत्तर प्रदेश में आए 29.1 लाख विदेशी पर्यटक। असीम संभावनाओं का प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक साहब से। सर, एक बात खास तौर से, क्योंकि जैसे हमने बोला कि गरिमा कहीं ना कहीं बढ़ी है राजभवन की। खुद मीडिया को सर, मुझे अगर याद है, जब मैं यहाँ पे लखनऊ में जब मैं रहा करता था मैं, तो सर हमें मुझे लगता है कि शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन शायद पार्टी के लिए बुलाया जाता था। शूली जलपान का एक हमारे पास कार्ड आता था, या इफ्तार पार्टी का, या महामहिम के लिए, क्योंकि सरकारें जब बदलती थी या कोई ऐसा अवसर आया तभी हम कहे एक आध बार। आपने जो सक्रियता बनाई, खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने एक दिशा दी कि आरोप अगर लगाने हैं किसी के ऊपर तो उसका एक आपने आधार तैयार किया। सर, उत्तर प्रदेश ने तमाम सरकार की, जैसे आपकी जो खबरें हमारे तक आती, जब मैं दिल्ली में जो खबरें यहाँ से मुझे यूपी से भेजी जाती है यहाँ के हमारे रिपोर्टर्स के थ्रू, तो लगता है कि सरकार में बहुत सारी कमियां हैं। सर, अगर हम आपसे पूछे, आपको मुख्य बिंदु क्या लगे सरकार के, जो आपको लगता है कि जो सरकार को सचमुच उसे सुधारना चाहिए? ऐसा है कि सरकार की ओर या जीवन की ओर या काम की ओर देखने का मेरा एक दृष्टिकोण है, और वह दृष्टिकोण जब हमने 60 साल के पहले बीकॉम की परीक्षा पुणे से पास किया, तो उस समय पर हमारे जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको एक मंत्र दिया। बोले कि अभी हमने आपको 4 साल अकाउंटेंसी ऑडिटिंग सिखाया है, चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, चेक पर पेज अकाउंट मतलब क्या है, बेरर मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये शायद आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये सब अखबार में किताबों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको जो बताता हूं वो यदि व्यवहार में आप लाएंगे तो आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने बताकर 4 मंत्र हमको दिए। तो मंत्र तो छोटे हैं। पहला मंत्र उन्होंने दिया कि भाई आपके व्यक्तित्व में ऐसा होना चाहिए कि आप स्माइल 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 एंड स्माइल, मुस्कुराते हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। कोई अच्छा काम करता है तो कहना सीखो कि तुमने अच्छा किया। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई डोंट बीट अदर्स, किसी की अवमानना मत करो। और चौथी बात जो बहुत महत्व की मुझे लगी वो है देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी काम करते हो वो अधिक अच्छा कैसे हो इसका हमेशा विचार करते हो और उसके अनुसार काम करते रहेंगे तो अपने आप में काम अच्छा हो जाता है। और इसलिए मैं कोई शिक्षक के बारे में, कोई कानून व्यवस्था के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मैं भी 25 यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति हूं, तो एक दृष्टि से वो जिम्मेदारी मेरी भी है। तो मैं जब देखता हूं तो इस भूमिका में मैं देखता हूं और बोलता हूं कि देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग। कानून व्यवस्था के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि खराब है, मैंने ही कहा कि सुधार करना चाहिए। और इसलिए जो भी मैं कहता हूं भूमिका यह होती है कि और आगे कैसे बढ़े और आगे कैसा कहे, और लोगों की जो भावना है वो भावना ही मैं व्यक्त करता हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं जो कहता हूं लोगों को भी लगता है कि भाई अपने दिल की बात ये कह रहे हैं, यही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। कहीं ना कहीं जो भावनाएं लोगों की होती हैं और जो कहीं ना कहीं जो बाय बुक्स चलने की जो बात है उन चीजों पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
पूरी निष्ठा के साथ चल रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की, मुझे लगता है देश के सभी राजनीतिक दलों को, और खासतौर से ये सुझाव देने का शायद अगर हम मापदंड कहें वो हमारा नहीं है कि हम राज्यपालों को हमको सुझाव दे सके, लेकिन इतना जरूर कहने के लिए मैं इस बात को अपने इस मंच में बोलना चाहूंगा कि राम नाईक साहब से मुझे लगता है देश को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सर, एक प्रश्न यहाँ खासतौर से और निकल के आता है, क्योंकि महाराष्ट्र से आप आए यहाँ पे, और अक्सर ऐसा मतलब बोला जाता था कि जो महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं रहती, लेकिन आपने जैसे बोला 25% नॉर्थ इंडियंस हैं, उसके बाद आप वहाँ 3 बार के विधायक रहे और 5 बार के आप सांसद रहे। पार्लियामेंट के दौरान मुझे याद है अगर कि इंडियन रिजीम में भी आपका पार्लियामेंट सेशन के दौरान आपकी भूमिका अलग रहती थी। आप आडवाणी जी के बगल में बैठा करते थे, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट तो मुझे याद भी, अगर ग्लिम्सेस याद हैं तो बहुत ही आप मेन फोरम पे रहते थे। एनडीए गवर्नमेंट के बाद भी आपकी जो स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं राम नाईक साहब की भूमिका प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा एक चमकदार व्यक्तित्व के रूप में रही है। सर, यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं उस फीलिंग को भी आपने दूर कैसे किया, और आपने एक जुटता में अपनी एक भूमिका जो बनाई है, खासतौर से आपको लगा कि यहाँ के लोगों में वो फीलिंग नहीं है, ये महाराष्ट्र में ही ज्यादा प्रसारित की गई है, या वहां के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने फैलाया है? ऐसा है कि मुंबई का जब हम विचार करते हैं तो ये बात तो सही है कि कुछ राजनीतिक पार्टी ने उत्तर भारतीयों के बारे में अपप्रचार किया, और जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई में 25% लगभग उत्तर भारतीय रहते हैं, तो मुंबई यदि देश की आर्थिक राजधानी बनी है तो उसमें सबका योगदान है, और उसमें उत्तर भारतीयों का भी योगदान है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई का उत्तर भारतीय जो है वह मुंबई में जो भी आता है वो कमाने के लिए आता है, नौकरी करने के लिए आता है, छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो। उत्तर भारतीय मुंबई में आया है तो कोई केला भी बेचता है, मच्छी भी बेचता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, तो कोई प्लम्बर बन गया है, कोई बड़े घर निर्माण बनाने वाला भी बिल्डर भी बन गए हैं, या कोई ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बड़े बन गए हैं, कोई कारखाने भी चलाते हैं। तो मुंबई में आने का उद्देश्य धन कमाना ये मुख्यतः होता है। फिर उसमें कुछ 3 पीढ़ियां वहां है, 4 पीढ़ियां वहां है, तो उनका मुझे अच्छी तरह से परिचय है। अब आप यदि पूछते हैं तो मुझे उसके कारण मैं लखनऊ में आया हूं तो भी मैं मुंबई के बाहर हूं ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग परिचय के हैं, वातावरण व्यवहार लगभग एक सा ही। यहाँ कुछ और अच्छी बातें देखने के लिए मिलती है जो मुंबई में नहीं है, लेकिन जहां भी मैं जाता हूं वहां उत्तर भारतीय, लेकिन कहना भी है कि वहां के उत्तर भारतीय और यहाँ के उत्तर भारतीय इसमें कुछ अंतर भी है, और वह अंतर भी मैं लोगों को बताता रहता हूं। देखिए, मुंबई में जो उत्तर भारतीय काम करता है, उत्तर प्रदेश का उत्तर भारतीय उतना ही काम करता है तो उत्तर प्रदेश की प्रगति बहुत हो सकती है। वहां बहुत काम करते हैं, वहां न जाति का झगड़ा है, न आप उत्तरांचल के है या दक्षिणांचल के है, इस प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। काम काम और काम, और फिर कमाने के बाद यदि उत्तर प्रदेश के लोग इस भूमिका में आएंगे तो मुझे लगता है कि मुंबई में जितना काम करता है उतना यहाँ काम नहीं करता है। क्षमता वही है लेकिन उतना काम नहीं करता है, तो अधिक काम करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, एक दिशा देनी चाहिए। ऐसा होता है तो केवल उस यहाँ के लोगों का नहीं तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और उत्तर प्रदेश का विकास मतलब देश का विकास, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ की आबादी है, और यह यदि अधिक काम करती है, और अधिक काम करती है मतलब उनको काम भी मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको काम मिले। तो 42 करोड़ हाथ जब ज्यादा काम करेंगे तो निश्चित देश का विकास हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सकता है। इस भूमिका में हमने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
मुझे लगता है कि राम नाईक साहब ने जो जिस प्रकार से जो गाइडलाइंस और जो गाइडेंस रखी है खास तौर से, और जहां पे बोला जाता है आमतौर से सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता जितने भी हैं वो इस बात को बल देते हैं कि युवाओं के हाथों में देश का प्रतिनिधित्व जाना चाहिए, युवा देश को चला सकते हैं। लेकिन 82 वर्ष के व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं अगर दिशा अगर इस देश को दे, तो मुझे लगता है कि युवा के साथ में अगर एक ऐसा एक्सपीरियंस व्यक्तित्व साथ में मिले तो देश ज्यादा तरक्की कर सकता है, जो राम नाईक साहब ने अपने आप में एक प्रामाणिकता और एक उदाहरण सिद्ध किया है। हम एक आखिरी ब्रेक के लिए जा रहे हैं, वापस लौटेंगे और फिर बातचीत करेंगे राम नाईक साहब से। GTM Group, सहस्त्रधारा रोड पर द कैपिटल 1, 2, 3 and 4 BHK टेरेस होम, ग्रीन कॉन्सेप्ट पर आधारित लग्जरी अमेनिटीज के साथ बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। देहरादून की वादियों में बसने का मौका पाने के लिए आज ही संपर्क करें GTM। हमारे देश की आजादी हमारी सबसे बहुमूल्य धरोहर है। 69वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर इसे संजोने और संवारने का संकल्प लें एवं उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के नए पथ पर ले चलें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक साहब से। सर, एक बात खास तौर से यहाँ पे और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये माना जाता था कि यहाँ पे बाहुबली या जो राजनीति से जिनका कोई जुड़ाव नहीं है वो बहुत एक आम कार्यकर्ता मेहनत करके पहुंचता है पॉलिटिकल पार्टीज में। बहुत मुश्किल है राजनीति आज के समय में, ये आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता क्योंकि खुद आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ट्रेंड था कि आप अगर कहीं को भी किसी के भी आप रेफरेंस में हैं, बड़े नेता से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप राजनीति में एंटर कर सकते हैं और फिर उन लोगों के बीच में बैठ सकते हैं जो बहुत मेहनत से या सम्मान से पहुंचे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन खींच दी है कि जो व्यक्ति अगर राजनीति में खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसे जो विधान परिषद में जो होता था कि अगर कोई सबसे खास लोग बना दिए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, आपने उसकी गरिमा बनाई है। लेकिन आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो दूसरे महामहिम लोगों ने क्यों नहीं इस पे इतनी गंभीरता निभाई, और इस पर आपको आखिर क्या ऐसी कोई ठोस कुछ लोगों का क्या आप नाम देंगे जिसको लेकर के विधान परिषद पे आपने ये पूरा आपने इसकी लाइन तैयार की? नहीं, ऐसा है कि मैंने जो शपथ ली है वो शपथ संविधान का सम्मान में रखूंगा, और इसलिए जो भी काम मेरे पास आता है उसमें संवैधानिक या कानून है, विधेयक, ऐसा संबंध होगा तो मैं उसका ख्याल जरूर करता हूं। और जैसे कि आपने विषय बताया मुझे कि विधान परिषद के नामांकन का, अब 9 नाम मेरे पास आ गए। 9 नाम आए तो मैंने देखा, क्योंकि संविधान ये कहता है कि नामांकन ऐसे लोगों का हो कि जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, जो सहकारिता से जुड़े हैं या सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। अब इस भूमिका में मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ते हैं, कोई भी विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो उसको ये जानकारी देनी पड़ती है कि भाई कितने अपराध हुए होंगे, तो कौन से अपराध हुए हैं, कोई पैसे का कर नहीं दिया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो क्या है। तो इसके बारे में जानकारी जब मैंने मांगी तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि और अधिक जानकारी लेनी चाहिए। जब अधिक जानकारी ली तो पता चला कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई कानूनी इस प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो 4 नाम थे, मैंने उसको हाँ कह दिया। और 5 नाम जो बचे उसके बारे में मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की, अधिक जानकारी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक वहाँ व्यापारी है
और उन पर कुछ इनकम टैक्स की रेड हो गई। तो इनकम टैक्स की रेड हुई तो केवल अखबार के जरिए तो मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं, तो मैंने इनकम टैक्स से जानकारी मांगी है, भाई इनके बारे में क्या हुआ वो बताइए, और ऐसी जानकारी प्राप्त करके फिर जो उचित होगा वो मैं निर्णय करूंगा। इसमें केवल इतना ही कुछ लोगों को लगता है, ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बात तो सही है कि इसके पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले नहीं हुआ मतलब मैं जब यहाँ हूं और संविधान मेरे हाथ में है तब मैंने संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है कि इसके पहले नहीं हुआ इसलिए अभी नहीं होना चाहिए। जो योग्य है वह होना चाहिए, और उस भूमिका में मैं काम करता हूँ। थोड़ा उसके लिए मेरा स्वभाव भी कारण हो सकता है। मैं उन्हें क्या काम किया वो आपने भी बताया, मैंने भी थोड़ा बताया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुशासन समिति होती है उसका मैं अध्यक्ष रहा हूं 3 साल। फिर पार्टी के जो विधायक और सांसद होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का एक सेल है, प्रकोष्ठ है, उसका भी मैं 3 साल संयोजक रहा हूं कि विधायक ने कैसा काम करना चाहिए, सांसद ने कैसा काम करना चाहिए। और 2010 से 2013 तक मैं पार्टी का जो सुशासन प्रकोष्ठ, गुड गवर्नेंस सेल, उसका मैं संयोजक था। तो ये सब काम करते हुए जो एक जानकारी मिली है उसका भी लाभ मुझे यहाँ काम करने के लिए होता रहता है। तो थोड़ा बाकी लोगों से अलग से ऐसा काम होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो मोटे तौर पर लोगों को ठीक लगता होगा, और उसमें कहाँ भी मेरे मन में किसी के बारे में कटुता नहीं है, क्रोध नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा संबंध ही नहीं आया है। और इसलिए जो योग्य है वो लगता है वो करना, और योग्यता के जो मापदंड है वो अपने सामने होते हैं, उसके अनुसार करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं दर्शकों को भी आज इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ये बात जरूर सीखने को मिलेगी कि इस देश के अंदर रिटायरमेंट की एक एज निर्धारित की गई है 58 साल से 60 साल, और आमतौर से भी जब एक व्यक्ति जब खास तौर से खुद वो ये सोचता है कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे काम नहीं करना है, लेकिन 82 वर्ष होने के बावजूद भी, और खास तौर से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आने के बाद जो कि हमारे सामने एग्जांपल रहा है, और इस देश में हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं कि इस देश का हर नागरिक को लगता है कि राज्यपाल का पद एक आराम तलब एक पद हुआ करता है, जहां पे आप बैठ के सिर्फ फाइलों को दस्तखत करते हैं, या एक शपथ ग्रहण से लेकर के सिर्फ कहीं ना कहीं प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। लेकिन उस पद की तो गरिमा बढ़ाई, खास तौर से एक ये भी एग्जाम्पल सेटअप किया इस देश में कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय सीमा या हमारा पोजीशन मायने नहीं रखता है, हमारी कहीं ना कहीं निष्ठा मायने रखती है, और वही राम नाईक साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। सर, आपने हमसे बातचीत की और इस प्रदेश के माध्यम से आपने देश में जो मैसेज दिया है उसके लिए साधना परिवार और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि कितना उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग देखते हैं, लेकिन जैसे भी आप कहते हैं उसके अनुसार निश्चित तौर पर मुझे भी एक समाधान है कि जो भी मैंने काम किया या कर रहा हूं उसकी एक पृष्ठभूमि जनता को मालूम होने में उपयोग होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे श्री राम नाईक साहब। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान के साथ हम आपके सामने शामिल हों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उद्योग ऑक्सीजन का काम करते हैं। जहां भी उद्योगों को पनपने का मौका मिलता है वहां न सिर्फ रोजगार के प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष साधन भी मुहैया होते हैं। औद्योगिक विकास अपने साथ कई तरह की सकारात्मक संभावनाओं को भी लेकर आता है। इसीलिए समाजवादी सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।
उत्तर प्रदेश की विकास रफ्तार बढ़ाने की दिशा में समाजवादी सरकार के निर्णयों की सबसे बड़ी खासियत है कि विकास के लिए उद्योगों को जहां बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहीं नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किसानों और आम जनता से जुड़े सभी पहलुओं का भी उचित ध्यान रखा गया है। जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास का फैसला सभी को साथ लेकर चलने की ये प्रदेश का इसी सोच का परिणाम है। ये प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर होगा जहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। इसके साथ ही इस आधुनिक मैं शिवानी थपलियाल मिश्रा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस संगठन से एनजीओ प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक हूं और मैं 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मेरी आप सबसे ये अपील है कि भाईचारा और सौहार्द बना के रखें ताकि हम अगले 2017 में कांग्रेस की सरकार को दोबारा लेके आएं। धन्यवाद। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अन्य कई प्रमुख योजनाओं में से एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना धरातल पर दिखाई देने लगी है। लगभग 1200 एकड़ में फैली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना में आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार भी सुलभ होंगे। विकास की गति को तीव्रता देने के लिए आंतरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परियोजना में 6 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है। साथ ही गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में प्रदेश की संस्कृति, उद्योग एवं विकास का समग्र रूप परिलक्षित होगा। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए यूपीएसआईडीसी की ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना का हिस्सा बनने के लिए। मैं अपनी तरफ से व प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की तरफ से संपूर्ण भारतवर्ष के वासियों को व उत्तराखंड के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रणदीप सिंह पुंडीर, वरिष्ठ भाजपा नेता, सहारनपुर। मेरा नाम गीता सिंह, मैं कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर, सबसे पुरानी कांग्रेस की मैं महिला हूँ, कई पदों पे रह चुकी हूँ और मैं पूरे भारतवासियों को अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक बधाई दे रही हूँ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने नेताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दे रही हूँ। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से अपील की जाती है कि सभी लोग स्वाधीनता दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपसी भाईचारा, देशभक्त की भावना हमारे देश की आजादी हमारी सबसे बहुमूल्य धरोहर है। 69वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर इसे संजोने और संवारने का संकल्प लें एवं उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के नए पथ पर ले चलें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। वन रैंक वन पेंशन सैद्धांतिक रूप से मंजूर। लाल किले पर पीएम मोदी ने सैनिकों को दिया भरोसा, बोले जल्द लागू होगा। लाल किले पर फहराया झंडा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम अखिलेश ने पतंगबाजी में आजमाया हाथ। लखनऊ के जनेश्वर पार्क में की लोगों की हौसला अफजाई। खेल निदेशक आरपी सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इटावा के सिपाही में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव सहित रामगोपाल यादव ने की शिरकत। चौधरी चरण सिंह के कॉलेज में आयोजन। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रावत ने कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान। 3 साल के भीतर 1 लाख युवकों को पर्यटन से जोड़ने का किया ऐलान। और मेरठ में लड़की से छेड़छाड़ से बचाने के क्रम में गई आर्मी जवान की जान। आरोपी सरेआम कर रहे थे लड़की से छेड़छाड़।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनु सिंह। देश आज 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश को आजादी की बधाई दी। मोदी ने कहा कि 125